नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 18 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आज अल-कुद्स ब्रिगेड ने इजराइल की आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। अच्छा, हर बार इजराइल की आर्मी कहती थी कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बार अल-कुद्स ब्रिगेड ने विजुअल्स भी साझा किए हैं। कैसे विजुअल्स हैं, क्या सबूत है, वो तमाम चीजें अभी आपको वीडियो में दिखाई देंगी। और साथ ही यमन की तरफ से बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में कितना नुकसान इजराइल को हुआ, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इस समय तेल अवीव में 2.5 लाख के करीब लोग सड़कों पे क्यों उतर गए, क्या अपडेट है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही यूरोपियन यूनियन ने कितना बड़ा धोखा फिलिस्तीन को दिया है, इसके बारे में भी जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपके मुंह से सिर्फ गालियां ही निकलेंगी। तमाम बड़ी खबरें हैं, एक एक करके खबरें आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं एक बार कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट का असर गज़ा में दुआओं की तरह होता है। तो एक बार कमेंट आप जरूर कर दें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली और सबसे अहम खबर आपको बताऊंगा यमन के हवाले से। दरअसल 4-6 दिन पहले यमन की तरफ से कुछ ड्रोन भेजे गए थे इजराइल के लिए। इजराइल ने कहा कि हमने उन ड्रोनों को इंटरसेप्ट कर लिया। अच्छा, पूरी दुनिया ने मान भी लिया कि भाई इन्होंने इंटरसेप्ट किया होगा, लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ? जब इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, इसके बाद कल इन्होंने फिर से हमला कर दिया। ये सना के जो पावर प्लांट है वहां पे टारगेट करते हैं, हुतीज के कंट्रोल वाले इलाकों को भी टारगेट करते हैं। और सबसे ताजुब की बात यह थी कि यह हमला इन्होंने अपने नेवी द्वारा किया, क्योंकि इनको पता था कि अपना फाइटर जेट भेजेंगे तो उसके लौट के आने की चांसेस नहीं है। तब इन्होंने नेवी का सहारा लिया और नेवी के द्वारा बहुत दूर से हमला किया। इस हमले के बाद इन्हें लगा कि यमन के जो हुतीज हैं वो खामोश हो जाएंगे, कोई रिट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन आज चंद घंटे बाद ही यमन की तरफ से बड़ा हमला देखने को मिला। यमन की आर्मी का दावा है और साथ ही हुतीज ग्रुप का दावा है कि इनका जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, जो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको तबाह कर दिया। उस पर मिसाइलें आके गिरी हैं। कई घंटों तक लोगों को बंकरों पे छुपने को मजबूर किया गया है। और साथ ही इजराइल के अंदर इतने सायरन बजे हैं कि आज जो IDF है, जो IOF है, जो इनका डिफेंस सिस्टम है, ये तमाम लोग चौंधिया गए। जो मिसाइलें आज यमन की तरफ से आई हैं, उन मिसाइलों का कोई तोड़ इनके पास नहीं था। टाइम्स ऑफ इजराइल हो, चाहे जेरूसलम पोस्ट हो, चाहे अलग अलग न्यूज चैनल हो, हर जगह इस बात का तस्करा है कि आज इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। यमन की तरफ से जो मिसाइलें आई हैं उसकी वजह से लाखों जो इजरायली थे वो बंकरों में छुपे रहे। उसके बाद बेन गुरियन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको टारगेट किया गया, उसको क्षतिग्रस्त किया गया। और उसके बाद यमन की तरफ से चेतावनी जाहिर करते हुए कही गई कि अगर यमन के ऊपर दोबारा इजराइल ने हमला किया या फिर फिलिस्तीन के साथ जो नरसंहार इजराइल कर रहा है उसको नहीं रोका, अंजाम बहुत बुरा होगा। यमन के हुतीज ग्रुप ने यह सीधा चैलेंज देते हुए कहा कि अंजाम बहुत बुरा होगा, इतना मारेंगे भूल जाओगे। खैर, अगली खबर को रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही हमास के हवाले से। और इस खबर को सुनने के बाद आज बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पे की स्माइल आएगी। दरअसल हुआ क्या कि हमास ने आज एक वीडियो रिलीज किया और इस वीडियो में हमास ने बताया कि उसने कई सारे ज्वाइंट ऑपरेशन किए हैं। पहला अल-कसम के साथ, दूसरा कसम ब्रिगेड के साथ, उसके बाद अल-कुद्स के साथ, इन तमाम ग्रुपों के साथ जो ऑपरेशन किया, अच्छा बाकायदा टाइम स्टैम्प के साथ, कोई फ्रॉडजरी नहीं, कोई फेक वीडियो नहीं, तमाम चीज़ें एकदम फिक्स। कितने बज के इतने मिनट पे हमने यहाँ हिट किया, इतने बज के इतने मिनट पे हमने यहाँ टारगेट किया, और बाकायदा वीडियो रिलीज किया। और इसमें दिखाया कि कैसे इजराइल की गाड़ियाँ जब गजा के अंदर घुसती हैं तो उन गाड़ियों को कैसे मोटार्ड के द्वारा उड़ा दिया जाता है। आप प्रयास कीजिए कि पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में तस्दीक से बताऊंगा। ये वीडियो जीता जागता सबूत है कि आज हमास ने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं अभी तक कोई एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट या फिर एग्जैक्ट डेटा तो निकल के सामने नहीं आया, लेकिन आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बड़ी टैंक है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, क्या उसमें 10-12 लोग भी नहीं थे? और ऐसे आज कम से कम दर्जनों हमले हुए, तो क्या सैकड़ों इजरायली जवान नहीं खत्म हुए? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। चूंकि अभी तक एग्जैक्ट फिगर नहीं है तो इसके बारे में अभी कोई कमेंट पास नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आज इनके सैकड़ों जवान मारे गए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही कि ईरान के साथ इजराइल की जंग फिर से आगे बढ़ सकती है। दोस्तों,
क्यों कह रहा हूं, इसकी पूरी कहानी, पूरी क्रोनोलॉजी जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, बात तो ठीक है। हुआ क्या, ईरान लगातार अपने आप को प्रिपेयर कर रहा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक हफ्ते से लगातार कई बार बता रहा हूं कि ईरान अपने न्यूक्लियर साइंसदानों को बंकरों में छुपा रहा, अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर रहा, इधर चाइना से हथियार इंपोर्ट कर रहा। लेकिन आज इजराइल ने भी कुछ सिम्टम दिखा दिए। दरअसल इजराइल ने क्या किया कि अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया, बहुत दिनों बाद अपने डिफेंस सिस्टम पे काम किया है। और इजराइल ने बाकायदा नेतन्याहू के हस्ताक्षर के बाद, प्रधानमंत्री ने खुद हस्ताक्षर किए कि तीन डिफेंस सिस्टम, एरो 3, एरो 4, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, ये तमाम डिफेंस सिस्टम को फिर से खरीदा जाए, फिर से बनवाया जाए और इनकी कैपेसिटी को इस हिसाब से इनहेंस किया जाए कि अगर कोई मिसाइल कहीं से आए तो इस बार चूक ना हो। क्योंकि पिछली बार जब जून में लड़ाई हुई थी, इनको अपने डिफेंस सिस्टम पे बड़ा भरोसा, बड़ा गुमान था। लेकिन जब ईरान की मिसाइलें आना शुरू होती हैं तब इनका सारा गुमान निकल जाता, सारा घमंड इनका खत्म हो जाता है। और उस 12 दिन में इन्होंने क्या नुकसान झेला था, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस वजह से अब इनको लगा कि अब एक बार फिर से अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जाए। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के सामने आता है कि हमास से तो कोई मिसाइल आ नहीं रही, हिजबुल्लाह की तरफ से कोई रॉकेट तो आ नहीं रहा, यमन की तरफ से भी टूटी फूटी ही मिसाइलें आती हैं, 2-4, कभी 1-2, तो उससे ज़्यादा रिस्क इनको है नहीं। तो फिर इतने एडवांस लेवल पे अपने डिफेंस सिस्टम को तैयार करने का सेंस क्या बनता है? एरो 3, एरो 4, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, ये सब क्यों मंगवाए जा रहे हैं? इसके बारे में जब आप खुद से विचार करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो इजराइल है किसी बड़े हमले को झेलने की तैयारी कर रहा है। ये बड़ा हमला कहाँ से होगा? क्या कोई अरब कंट्रीज करेंगे? नहीं, सिंपल सी बात है, ये बड़ा हमला एक ही देश कर सकता है, जिसने अभी चंद दिन पहले इनको धूल चटाई थी, उसी से इनको डर है, उसी से इनकी फट रही है। और यही वजह है कि अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब ये मार खाए तब इनको समझ में आया कि भाई बात तो ऐसे नहीं बनेगी, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और यही वजह है कि ये अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर जुटे हुए हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर ईरान से ही आपको बताऊंगा। ईरान में वो चल रहा है जिसके बारे में ज़्यादा मीडिया बात नहीं करती, ज़्यादातर लोग उस डीप इंफॉर्मेशन तक पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन ईरान में कुछ तो बहुत गलत चल रहा है। ईरान में 1 महीने से, हालांकि ईरान इसको पकड़ने की बखूबी कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान इसको पकड़ नहीं पा रहा। लगातार इनके जितने गैस प्लांट हैं कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो रहा, कहीं ना कहीं इनके गैस प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, हर जगह आग लग रही है। आज जो तेहरान है, ईरान की राजधानी, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, जो ईरान की राजधानी तेहरान है, उसके वेस्टर्न इलाके में, यानी उसके पश्चिमी इलाके में कई सारी जगहों पे आज आग लगने की संभावना है। आज एक विजुअल्स आपको दिखाऊंगा। इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि कैसे आज इनके एक गैस रिफाइनरी पे आग लगी। और इस आग के बारे में ज़्यादातर लोगों ने नहीं जानकारी दी, ज़्यादातर न्यूज़ में नहीं आया। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल में इसके बारे में एक आर्टिकल छपा। उसके बाद जब मैं रिसर्च करते हुए उस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम और ट्विटर के पेज पे पहुंचा तो फिर उस पेज पे क्या दिखता है, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। ये बड़ा सेंसिटिव वीडियो है, इसके बारे में बहुत सारी जगहों पे चर्चाएं नहीं है। लेकिन आप सोचिए, द टाइम्स ऑफ इजराइल, इतना माना जाना चैनल, उसने इसका रेफरेंस दिया। उसके बाद जब मैं खोजते हुए पहुंचा तब दिखता है कि तेहरान में आज फिर से ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट कौन करवा रहा? क्या ऐसे अचानक से होने लगा कि जिस देश में इतने सालों से गैस निकली हो, जिस देश में इतने सालों से तेल निकला हो, वो लोग तेल नहीं संभाल पा रहे, गैस नहीं संभाल पा रहे, अचानक से वहां ब्लास्ट हो रहे हैं? मतलब बड़ा साफ है कि मोसाद के एजेंट वहां पे एक्टिव हैं, गुपचुप तरीके से हमला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से एक माचिस की तीली मार के उस पूरे के पूरे प्लांट को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इसका फायदा इजराइल को ही होगा, क्योंकि इससे ईरान की इकोनॉमी बेहद कमजोर हो जाएगी, ईरान पे खाने के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि ईरान के पास बस तेल ही है जिसके दम पे ईरान अपनी इकोनॉमी को चला रहा है। तो अगर उसकी इकोनॉमी पे प्रहार करना है तो इजराइल को क्या करना है? इनके तेल, इनके गैस को तबाह करना होगा। और लगातार 1 महीने से सीरियल वाइज, कभी तेहरान में, कभी कहीं और, कभी कहीं और, हर जगह ब्लास्ट हो रहा। ईरान अगर इस पे सच में गंभीरता से काम नहीं करता, आप मेरा यकीन मानिए, बात कड़वी है, सुनने में आपको खराब लगेगी, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मेरा धर्म है कि आपको सही बातें बताऊं। तो आप मेरा यकीन मानिए कि अगर ईरान इस पे सीरियसली काम नहीं करता, कोई वर्ल्ड एक्शन नहीं लेता, तो आने वाले टाइम में इजराइल को जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं है। ईरान के पास पानी भी नहीं है, भुखमरी के कगार आ जाएंगे। वो तमाम बड़े चैनलों के दावों को आप भूल जाइए कि अरे ईरान के पास ये है,
ऊपर वाले की नेमत है, नेमत ऊपर वाला उसी के ऊपर बरसाता है जो अपना हाथ पांव खुद चलाता है। एक चीज़ आप ध्यान लीजिएगा और इस चीज़ को आप जान लीजिएगा, आप ये समझिए, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर, आज आपको यूरोपियन यूनियन की एक सच्चाई बताऊंगा और ये सच्चाई बिना सुने आप जाइएगा मत। यूरोपियन यूनियन लगातार दावा करता है कि वो इजराइल के पक्ष में नहीं खड़ा होगा, वो हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होगा। वो फिलिस्तीन के साथ सीज फायर को लेकर बड़ा चिंतित है। अगर फिलिस्तीन के साथ सीज फायर नहीं हो गया तो यूरोपियन यूनियन खाना पीना छोड़ देगा। उसके जो देश हैं बड़े दुखी हैं, बड़े आंखों में आंसू लेके भरे हैं। अरे सब छोड़ो ड्रामा यार, कहानी इनकी बताता हूँ आज इन्होंने क्या किया। 1.64 बिलियन डॉलर, छोटी रकम है ये, 1.64 बिलियन डॉलर के हथियार यूरोपियन यूनियन का एक देश है सर्बिया, ये खरीद रहा है। अब आपको लगेगा कि भाई सर्बिया खरीद रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खरीद किससे रहा आप वो जान लो। यूरोपियन यूनियन का एक देश सर्बिया है, 1.64 बिलियन डॉलर का हथियार खरीद रहा और बेचने वाली जो कंपनी है उसका नाम है इल्विट, और इल्विट जो कंपनी है वो इजराइल की है। यानी इधर आप कोका कोला पेप्सी के नाम पे बाइकआउट करते रहे, इधर सर्बिया जैसी कंट्री 1.64 बिलियन डॉलर का व्यापार इजराइल को एक झटके में दे देते हैं। 1.64 बिलियन डॉलर इल्विट कंपनी हथियार भेजेगी। 1.64 बिलियन डॉलर के करीब की रकम की यह डील हुई है। 5 साल तक लगातार यह डील चलेगी। 5 साल तक लगातार इजराइल हथियार भेजेगा और 5 साल तक इजराइल को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको भर भर के पैसे यूरोपियन कंट्रीज भेजते रहेंगे और इधर माइक लगा के आपके सामने ड्रामा करेंगे कि अरे फिलिस्तीन में बहुत गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा। हथियार इधर से, पैसा उधर से और मुंह से कुछ और। यही होती है नौटंकी, यही तमाम देशों की नौटंकी है। और इन नौटंकियों के बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं कर पाते, दम नहीं है बात करने का, क्यों करेंगे बात। खैर, जाते जाते एक और खबर आपको दे देता हूं। जब भी कहीं आग लगती है, जो कोई आग को हवा देता है तो हमेशा जान लीजिए कि जिस दिए ने कभी भी हवा के सह में आके घर जलाए हैं, उसी हवा ने उस दिए को बुझाया है। आज कहानी सेम तेल अवीव में है। तेल अवीव में रिकॉर्ड तौर पे 2,20,000 के करीब इजरायली सड़कों पे उतर चुके हैं और नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है, रेउटर्स की रिपोर्ट है, अल जजीरा की रिपोर्ट है। आप सोच के देखिए कि 2,20,000 के करीब इजरायली सड़कों पे उतर गए हैं। इनका एकमात्र एजेंडा है कि जल्द से जल्द सीज फायर हो जाए। नेतन्याहू को बुरी तरीके से गाली दी जा रही, नेतन्याहू को बुरी तरीके से फटकारा जा रहा। 2,20,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे उतर गए। उतरने के बाद उन्होंने टायर जला दिए, उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया। बस यही है कि लाठीचार्ज तक होने की नौबत आ गई है। नेतन्याहू की सरकार बड़ी मुसीबत में, बड़े खतरे में। जैसे तैसे करके नेतन्याहू की सरकार अब सर्वाइव कर रही है। खैर, जाते जाते आज आपको रशिया और यूक्रेन की कैसी कड़वी सच्चाई बता देता हूं, जिसके बाद आपको जंग का असली मकसद समझ में आएगा। ट्रंप जब बातचीत करने के लिए अलास्का में जाते हैं, उस बातचीत के दौरान ट्रंप पुतिन से बातचीत करते हैं, तब पुतिन अपना एक ऑफर देते हैं, सिंपल, कि जंग अगर रोकनी है तो एक जगह है जिसका नाम है डोनेट्स्क। यही डोनेट्स्क अगर हमको मिल जाए तो हम जंग नहीं लड़ेंगे। और आपको बता दूं कि रशिया ने यूक्रेन के साथ लड़ाई में 2/3 डोनेट्स्क पे कब्जा कर लिया और 1/3 को बचाने के लिए यूक्रेन लगातार लड़ रहा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आखिर यूक्रेन एक जमीन के टुकड़े के लिए इतना क्यों मरा जा रहा, अपने लाखों लोगों को मरवा के यूक्रेन क्यों नहीं झुक जाता। अब आपको डोनेट्स्क की कहानी बताता हूं। डोनेट्स्क एक ऐसी जगह है जिसके पास इतना कोयला है, इतना खनिज है, इतने अर्थ मिनरल है कि जिस देश के पाले में वो पहुंच जाएंगे उस देश की इकोनॉमी को चिंता करने की जरूरत ही नहीं। यहां से कोयला निकाल के पूरी दुनिया में बेचो, अमीर हो जाओगे। ये कहानी है डोनेट्स्क की और यही वजह है कि डोनेट्स्क को लेके रशिया पूरी जिद पे अड़ा है कि ये जमीन हमको चाहिए। यूक्रेन जान रहा है कि अगर ये जमीन का हिस्सा उससे अलग हो गया तो यूक्रेन की इकोनॉमी में कुछ बचेगा ही नहीं। डोनेट्स्क को यूक्रेन की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यानी अगर डोनेट्स्क चला गया तो फिर यूक्रेन की इकोनॉमी में कुछ बचेगा नहीं, यूक्रेन खुद तबाह हो जाएगा और बाकी यूक्रेन पे फिर रशिया का कब्जा हो जाएगा। और यही वजह है कि रशिया चाह रहा है कि यह जमीन का हिस्सा अगर हमें मिल गया तो 5 उंगलियां घी में हो जाएंगी। सेम सिचुएशन आप गाजा की समझ लीजिए। जो इतनी लड़ाई चल रही है, हमें आपको नहीं पता, लेकिन गजा की जमीन के अंदर कुछ ऐसी चीजें छुपी होंगी जिसको लेके अमेरिका अलग मरा जा रहा, इजराइल अलग मरा जा रहा, अलग अलग जो अरब कंट्रीज हैं कुत्ते की तरह नजर गड़ा के बैठे हैं। और कोई वजह नहीं है दोस्तों। ये जो वहां पे दोगले कंट्रीज का एक झुंड है ना गजा को लेके, गजा के लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सेम उसी तरीके से जैसे सऊदी अरब के पास नहीं थी। अमेरिका वहां पे घुसता है, तेल खोज के निकाल देता है। सेम चीज गजा में कुछ होगा
अमेरिका इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, उसको पता है कि यहाँ कुछ हो सकता है। दैट्स वाई गजा को लेके ये लोग इतने पॉजिटिव हैं, गजा को लेके इतना प्लान बना रहे हैं। सेम जैसे आज डोनेटस की कहानी आपको पता चली कि यहाँ पे इतने अर्थ मिनरल है कि रशिया अमीर हो जाएगा। सेम यहाँ पे सिचुएशन है, आप इसको समझिए। आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा कि यहाँ तेल था, मिनरल था, कुछ और था, तभी इजराइल इतना मरा जा रहा, वरना इतना मरने की शौक इजराइल को नहीं है, इतना बेवकूफ़ नहीं है। पूरी दुनिया को वो चलाता है, उसके पास बहुत दिमाग है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। बाकी अभी थोड़ी देर बाद बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, और अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए तरीके पसंद आते हो, मेरी खबरों में आपको सच्चाई दिखती हो, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर 2-4 घंटे पे इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, भारत, पाकिस्तान की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने लेके आता हूँ। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला